नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 205 का टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया डिस्कस कर रहे थे। इकोनॉमिक प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी देश में आर्थिक नियोजन के माध्यम से हम लोग विकास की प्रक्रिया को अपनाते हैं। और आर्थिक नियोजन का मीनिंग भी मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि आर्थिक नियोजन क्या है। भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए वर्तमान में प्लान करना, योजना बनाना, खाका तैयार करना, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करके हम एक ढांचा तैयार करते हैं योजना का, जिसे अपन कहते हैं नियोजन। और उसके माध्यम से देश का आर्थिक विकास करने की कोशिश करते हैं। तो उस आर्थिक विकास में हम लोगों ने लास्ट टाइम उसके फीचर्स की बात की थी कि किस तरह से हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं या तेजी से विकास करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन अपनाना चाहते हैं और एक उसका मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। लगातार सतत प्रक्रिया के द्वारा किसी भी देश में विकास करने का ये जो मॉडल अपनाते हैं उसको अपन एक नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं और नियोजन का एक प्रक्रिया कहते हैं, जिसके माध्यम से हम उसका देश का विकास करना चाहते हैं। तो जब हम आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि उसके उद्देश्य क्या है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूप में हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे और जनरल भी बात करेंगे किसी भी देश में आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं। उसके 3 भागों में हमने इसको बांटा है: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है आर्थिक उद्देश्य हम क्या लेकर के चलते हैं। जब भी हम प्लान बनाते हैं तो उसके आर्थिक उद्देश्य जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना, विदोहन करना। विदोहन क्यों? क्योंकि जो किसी भी देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स की अपन बात करते हैं, पहाड़ की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, लकड़ियों की बात करते हैं, खनिज पदार्थों की बात करते हैं, तेल, पेट्रोल, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम लोग एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि वो पूंजी की बिना नहीं हो सकते, उसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कोई भी गवर्नमेंट उसको पहला उद्देश्य लेकर चलती है कि ऐसे अंधाधुंध हम उसको काम में ना ले, नेचुरल रिसोर्सेज को एक सिस्टमेटिक वे में उनका शोषण करें और मतलब उनको एब्स्ट्रैक्ट करें या उनको निकालें और उनके द्वारा देश के आर्थिक विकास को हम करें। जैसे एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, कि हमारे इंडिया में कच्चा लोहा विश्व का सबसे ज़्यादा या मतलब अच्छा परसेंटेज 21% का करीब हमारे यहाँ पर पूरे विश्व का कच्चा लोहा होता है। तो कच्चा लोहे को निकाल करके स्टील हम बनाते हैं और स्टील से मशीनें बनती है तो उससे देश का औद्योगिक विकास हो सकता है। तो वो एक किस तरह से उसका शोषण किया जाए, एक नियोजित रूप से ये हम उसका उद्देश्य लेकर के चलते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये तो है ही, क्योंकि नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार एक उद्देश्य लेकर चलती है कि उत्पादन में वृद्धि की जाए। यदि उत्पादन में वृद्धि नहीं करने का उद्देश्य रखेंगे तो विदेशों से मंगाएंगे और विदेशों से मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। तो उन पे निर्भरता कम करने के लिए हम सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हमारे प्लान का होता है वो आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि करना। और उत्पादन में वृद्धि करने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, कृषि उत्पादन हो, औद्योगिक उत्पादन हो, खनिज पदार्थों की बात हो, कंज्यूमर गुड्स हो, ड्यूरेबल्स हो, नॉन ड्यूरेबल्स हो, हर एरिया में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए ये हम अपने प्लान में एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। ये हो सकता है प्राथमिकता अलग अलग हो, पर कोई भी प्लान बनाते हैं तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि क्योंकि बिना खाद्यान्नों के कुछ हो नहीं सकता, तो कृषि क्षेत्र में कैसे बढ़ाया जाए। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करें, क्योंकि जब आज़ादी मिली तो हम तो वैसे विलेज प्रोन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो कृषि क्षेत्र में ही कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कृषि आधारित नियोजन किया था। और कृषि आधारित नियोजन करने का मतलब कि हम कृषि क्षेत्र में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। 1966 में हमने हरित क्रांति शुरू की और देश में कृषि क्षेत्र में विकास करने के लिए हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव रखा था। फिर हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, केवल कृषि में उत्पादन बढ़ाने से डेवलपमेंट नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उद्योग धंधों का विकास करना।
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे बेस्ड है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो देश का दोनों तरह से विकास करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी है, उद्योग धंधों का विकास करना भी जरूरी है। तो जब भी हम प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाते समय उद्योगीकरण की तरफ बात करते हैं, उद्योग धंधों का विकास करने की बात करते हैं, क्योंकि ये उद्योग धंधे आगे जाकर के देश में औद्योगिक विकास की जो अपन बात करते हैं तो वो रोजगार का भी सृजन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत बड़ी बात होती है, इन्वेस्टमेंट करना, उससे रिटर्न मिलना, फिर उससे लोगों को रोजगार मिलना। तो देश के विकास के लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो हम दोनों को साइड बाई नहीं कर सकते, दोनों को लेकर के चलते हैं। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि अपन ओपन इकोनॉमी रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर उन एरियाज में भी इन्वेस्ट करे जो उसको प्रॉफिट नहीं देता है। जब गवर्नमेंट योजना बनाती है तो गवर्नमेंट केवल एक एरिया की बात नहीं करती है, देश के बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है, संतुलित आर्थिक विकास, ना केवल औद्योगिक मतलब जो पूंजीगत उद्योग होते हैं उनकी बात नहीं करती है, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी भी बात की जाती है, और पूंजीगत उद्योगों की भी बात की जाती है, रूरल एरिया की बात की जाती है, अर्बन एरिया की बात की जाती है, जो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र है उनकी भी बात की जाती है, और जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है उनकी भी बात की जाती है। तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश के सभी क्षेत्रों के संतुलित आर्थिक विकास की उद्देश्य को लेकर चलता है। एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी विषमताओं को कम करना। विषमताएं कौन सी? इकोनॉमिक, यानी गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है, तो खाई बढ़ती चली जाती है। तो हमारा जो आर्थिक उद्देश्य है वो यह है कि गवर्नमेंट खुद योजना के माध्यम से आर्थिक विषमताओं को कम करना चाहती है। सबसे बड़ी बात है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं छात्रों को स्कॉलरशिप देना, उसका पर्पस क्या है कि जो लोअर इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको आर्थिक सहायता देकर के गवर्नमेंट शिक्षा का विकास करना चाहती है, उनको शिक्षा देना चाहती है, या नौकरी में उनको इसलिए देती है जिससे कि वो आगे बढ़े। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का मतलब है समाज के विभिन्न वर्गों की जो आय में असमानताएं होती है उनको कैसे कम किया जाए। तो राजकोषीय उपाय में अपन टैक्सेस लगाते हैं, तो योजना में भी ये उद्देश्य लेकर चला जाता है कि उन क्षेत्रों का विकास किया जाए जिससे कि समाज के निम्नतम वर्ग के लोगों को फायदा और रोजगार मिले, ऊंचा उठे और उनकी आय के स्तर में वृद्धि हो। तो एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या कहता है? देश में आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह से प्लान में उद्देश्य लेके चलती है कि उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करके पिछड़े हुए लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर वार, रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर वार कब? जैसे अपन जापान का देखते हैं, जापान का भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत डैमेज हुआ, तो उन्होंने युद्ध इस तरह का प्लान करके अपना डेवलपमेंट किया कि युद्ध में जो इतना नुकसान हुआ था उसको उभारने के लिए जापान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वहाँ पे किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया गया। चाइना का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम खुद ले सकते हैं, कार्गिल वॉर हमने झेला 1961-71 का, या जो भी युद्ध हमारे होते हैं उसके बाद अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो वो रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर वॉर हो जाता है। के लिए भी हम योजना बनाते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब आर्थिक स्थायित्व लाना। आर्थिक स्थायित्व का ये कहना है कि देश में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अर्थव्यवस्था में उच्चावचन आते हैं, कीमतों में कमी वृद्धि होती है, उससे अर्थव्यवस्था में एक विचलन आ जाता है, तो तेजी मंदी की स्थिति आती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है। उससे बचने के लिए एक स्थायित्व के साथ विकास करना, स्थायित्व के साथ विकास करना कि न तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े न एकदम गिर जाए। किसी प्लान में तो आप 10% अचीव करो, किसी प्लान में 2% ही अचीव करो, तो वापस अर्थव्यवस्था गिर जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या कहता है? स्थायित्व के साथ विकास करना, ये हम कोशिश करते हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जो योजना अपन बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है? देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और उसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करना। ये उद्देश्य हम लेकर चलते हैं, क्योंकि देश के लोगों को रोजगार मिलेगा तभी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और नेशनल इनकम में वृद्धि होगी। तो एक पैरामीटर है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक पैरामीटर है नेशनल इनकम में वृद्धि करना, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करना। सेल्फ रिलायंस तो अपने आप में बहुत बड़ा इशू है कि जिसमें हम चाहते हैं आत्मनिर्भर बढ़ना।
लेटेस्ट जो स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है वो आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत क्या कहता है कि हम अपने आप को हर एरिया में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, चाहे वो उपभोग का एरिया हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान का एरिया हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे किसी और एरिया हो, हर एरिया में सेल्फ रिलायंस लेना, आत्मनिर्भर होना। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी जो हमने इसके फीचर्स में भी बात की थी, योजनाबद्ध रूप से, अब राजस्थान का अपन एग्जांपल लेते हैं कि पिछले 70 सालों में साउथ के स्टेट्स में तो रेलवे ट्रैक का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, वहाँ सारी रेलों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। राजस्थान में नहीं हुआ। अभी पिछले कुछ 5-7 सालों में हमारी सारी मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदला गया, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। तो जब तक परिवहन रेलवे में, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिफिकेशन या बिजली, ये सारी चीज़ें किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए संरचना, जो जिसके ऊपर हम विकास करते हैं उसे अपन संरचना कहते हैं। तो संरचनात्मक विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो हम लेकर चलते हैं रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी देश का तीव्र आर्थिक विकास कैसे करना है, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तो हमने एडॉप्ट किया। ये जो मॉडल है आर्थिक नियोजन का, जो रास्ता अपनाया है वो इसीलिए अपनाया है कि एक ओपन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के भरोसे डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कि बीइंग पुअर कंट्री कैपिटल की कमी है, साधनों की कमी है और टेक्निक की कमी है। तो जब इन कमियां हैं तो उसके बाद हम कैसे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, वो एक सोच समझ के नियोजित रूप से हम रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं कि ये आर्थिक नियोजन कहलाते हैं। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या कहते हैं? सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक भी, समाज, क्योंकि हम आर्थिक सामाजिक वो लेकर चल रहे हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी हमारे होते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने लोकतंत्र अपनाया है तो समाज का विकास भी हम लोग लेकर के चलते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का क्या मतलब है? निर्धनता इतनी है तो लोगों को एक सिक्योरिटी, इरेडिकेशन ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी भेद, वर्ग विशेष में जो एक संघर्ष पैदा हो जाता है आप पिछड़ी हुई जाति में, या जो गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, उनमें आपस में गैप आ जाता है, तो उनके भेद को कम करना, इरेडिकेट करना, क्लास कन्फ्लिक्ट को ये कम करने का उद्देश्य लेकर के हम लोग चलते हैं। मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी नियोजन के माध्यम से ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि समाज के लोगों को मॉरल अपलिफ्टमेंट किया जाए, उनका बौद्धिक विकास किया जाए। तो गवर्नमेंट उनको कई योजनाएं लाती है जिससे कि समाज के लोगों का मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया जाए। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्रदान करना। सोशल जस्टिस, जब ये सारे उद्देश्य अपन लेकर चलते हैं ऑटोमेटिकली हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर प्रदान करना भी जस्टिस है। उनको अवसर भी देना जरूरी है कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें, शिक्षा के रूप में, मेडिकल के लिए या उद्योग धंधों के लिए सोशल जस्टिस प्रदान किया जा सके, न्याय प्रदान किया जा सके। तो ये कुछ हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक प्लानिंग में लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। हालांकि जब हम नियोजन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बट सोशल और पॉलिटिकल ये सब इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, हम इनको अलग लेकर नहीं चल सकते। क्या हो सकते हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, राजनीतिक उद्देश्य? सबसे पहली बात आती है डिफेंस। डिफेंस किसी भी, जब तक हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपके पास है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से रिसोर्सेज से, रफाल जो अभी हमने खरीदा है फ्रांस से, या जो भी अपन मिसाइल्स खरीदते हैं या एयरक्राफ्ट खरीदते हैं अपने देश की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, तो उसके लिए भी तो प्लान करना पड़ेगा, फंड्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं। तो डिफेंस एक बहुत बड़ा अपने आप में ऑब्जेक्टिव लेकर हम चलते हैं। तो ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये भी ज़रूरी है। अभी हम लोग के बिल्कुल करेंटली हम लोग चाइना से बड़े उसमें चल रहे हैं, द्वंद्व चल रहा है, या जो भी अनरेस्ट चल रहा है, या जो आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम अपने आप को सक्षम बनाने के लिए गवर्नमेंट प्लान में ये ऑब्जेक्टिव लेकर चलेगी कि हम डिफेंस के लेवल पे कितने हम सुदृढ़ हो सके, हम अपने आप को कितना अच्छा सेल्फ
बना सके सफिशिएंट कि हम किसी के सामने झुके नहीं, पॉलिटिकली हम लोग अपने आप को इसलिए डिफेंस का ऑब्जेक्टिव लेकर के चलते हैं। फिर बात आती है ऑफेंस। ऑफेंस अपना नहीं है, इंडिया के केस में ऑफेंस नहीं है, बट हम पुरानी हिस्टोरिकल देखते थे हिटलर का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑफेंस करना। चाइना भी अपने जो नीति अपना रहे हैं वो तिब्बत की तरफ हो, चाहे नेपाल की तरफ हो, चाहे भारत की तरफ हो, वो अपने उनको बढ़ाना चाहता है, उसको विस्तार करना चाहता है अपनी सीमाओं का, तो ऑफेंस भी इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पर इंडिया के केस में हम इसको ज़्यादा रेलिवेंट नहीं मानते। पीस तो है ही कि अब जम्मू कश्मीर में हम प्लान की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 T35 से हटा, उसका पर्पस क्या है कि वहाँ अब हम शांति उपाय करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे शांति स्थापित करके वहाँ उद्योग धंधों का विकास करना चाहती है, वहाँ लोगों को रोजगार की तरफ बढ़ाना चाहती है, सही ट्रैक पे लाना चाहती है, वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहती है और पीस शांति स्थापित करना चाहती है। जब तक पॉलिटिकली ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, हम इकोनॉमिकली और सोशली नहीं डेवलप हो पाएंगे। फिर आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अपन बात करते हैं तो ओब्वियसली जब हम प्लान बनाते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि हमें कोऑपरेशन मिले और हम दूसरों को दें। तो भारत जितनी सक्षम है, आसपास के एरियाज़ है, मालदीव्स है, तिब्बत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है कि इंडिया अपने प्लान में से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देता, और लेता भी है बड़े देशों से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान, अमेरिका, जब उन्हें चाहिए होता है तो हम कोऑपरेशन मांगते भी हैं और देते भी हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम इनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो ये उद्देश्य लेकर के हम लोग चलते हैं। ये सारे इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। थैंक यू।